Good morning, students. I am Devinder Kaur, Assistant Professor in Economics at Government PG College, Sector 1, Panchkula, Haryana. Today, our topic of discussion is the economic problem, scarcity and choice. Economic problem means problem related to the economy. So first of all, you should know what is economics, because economic problem is related to economics. तो अर्थशास्त्र क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है. Economics is the study of how human beings make choices to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare. तो अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि मनुष्य जो है चॉइस करता है कि कैसे वो अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो अपनी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा पूर्ण कर सके. एज वी नो, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वो सीमित हैं. तो इन सीमित साधनों से जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. सो एज अ सोसाइटी हम अपना सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना चाहते हैं. तो जनरल एक डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताई है इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है. तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानते हुए हमने जाना कि हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, और उन असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो क्या है, दे आर लिमिटेड. तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारे सीमित साधन है तो हमें क्या, यानी कि वो स्केर्स हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. तो हमने जो अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सीमित साधनों के साथ हमें चॉइस करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जो हमारे सीमित साधन हैं वो भी, उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक आसान सी परिभाषा से आपको आसान सी एग्जाम्पल के साथ इस बात को मैं आपके आगे रखना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपीज है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 10,000 रुपए वो कैसे खर्च करेगा. रोटी, कपड़ा, मकान और बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड नीड्स हैं, तो उसने उस 10,000 रुपए से सबसे पहले कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना है. तो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. इसीलिए हमारे आगे समस्या क्या शुरू होती है, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब ये जो हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात की, ये इंडिविजुअल के लेवल पे बात की, एक ह्यूमन बीइंग के लेवल पे बात की, एक कंज्यूमर के लेवल पे बात की. सिमिलरली ये एक प्रोड्यूसर के लेवल पे भी हो सकता है कि उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करना पड़ेगा जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके. लेकिन यहाँ हमने बात किसकी करनी है, यहाँ हमने अपनी अर्थव्यवस्था की बात करनी है कि कैसे हम अपने सीमित साधनों को, कैसे एक देश, कैसे एक अर्थव्यवस्था, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अपने देश के सीमित जो साधन है हमारे पास उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास तेजी से हो सके. तो कोई भी जो आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक्स में हम बेसिक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं वो है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. तो अभी तक बेटा जो हमने डिस्कशंस की हैं, डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिस्कशंस की हैं, दीज डिस्कशंस आर एट द लेवल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो
aspects, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, दैट इज अ माइक्रो लेवल एनालिसिस। और जब हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दैट इज अ मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब जब चॉइस की प्रॉब्लम आती है तो दैट मीन्स देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए और बी, और हमने उसमें से ए को चुन लिया, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो इमीडिएट नीड है, जो सबसे जरूरी नीड है, वो ए के द्वारा ही पूर्ण होती है। दैट मीन्स कि ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी, यानी कि हमने बी को त्याग कर ए को चुना है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ चूजिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ वैल्यू if the given resources were utilized in the next best opportunity। तो opportunity क्या cost क्या है? best opportunity को चुनने से जो आपको loss of value होता है, वो है आपकी opportunity cost। Now we come to the production possibility curve। This is the tool to solve the problem of चॉइस। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस टूल का सहारा लेते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज अ कर्व which shows the possible combinations of two goods that can be produced by an economy given available resources and technology। For simplicity's sake, we have only two axes, x-axis and y-axis। तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो ही वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा टूल है जो कि दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, लेकिन वो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारा सेटिस्फेक्शन जो है हमें सेम देते हैं, यानी कि हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? देखिए, दो ही वस्तुएं ली हैं हमने, व्हीट और क्लॉथ। हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज 5 है, जिसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? व्हीट के 100, क्लॉथ का 0, व्हीट के 90, क्लॉथ का 1, व्हीट के 70, क्लॉथ के 2, व्हीट के 40 यूनिट्स और क्लॉथ के यूनिट्स 3, एंड लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है व्हीट के यूनिट 0 और क्लॉथ के कॉम्बिनेशन यूनिट जो है वो 4। तो ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है। इसमें जो विशेषता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में, वो क्या है कि ये पांचों के पांचों कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन की चॉइस जो है वो करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखते हैं कैसे बनता है। एक्स एक्सिस पे क्लॉथ है, वाई एक्सिस पे व्हीट है। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट जब लिया है हमने क्लॉथ का, तो व्हीट के कितने यूनिट्स हैं? 90। ये कौन से कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन बी। सिमिलरली ए कॉम्बिनेशन में देखिए, ए और ई कॉम्बिनेशन यूनिक है। क्यों यूनिक कॉम्बिनेशन है? इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ए कॉम्बिनेशन में देखिए व्हीट की मात्रा 100 है, लेकिन क्लॉथ की मात्रा 0 है, यानी कि हमने अपने सारे के सारे रिसोर्स को किसके ऊपर लगा दिया? व्हीट के ऊपर। सिमिलरली ई कॉम्बिनेशन में देखिए, ई कॉम्बिनेशन में क्लॉथ की मात्रा 4 है, लेकिन व्हीट की मात्रा कितनी है? 0, यानी कि यहाँ हमने क्या किया? सारे के सारे रिसोर्स को किस पे लगा दिया? क्लॉथ पे। और आप ध्यान दीजिए कि अब हमारे इसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन बी सी डी बनेंगे, अगर हम ए और ई लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो विद इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बनेंगे? देखिए, अगर हम व्हीट को कम करके 90 करते हैं तो एक क्लॉथ का यूनिट बढ़ रहा है, देन अगेन कम कर रहे हैं 70 तो क्लॉथ का 2 यूनिट हो गए, देन 40, देन 3। तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि विभिन्न विभिन्न संभावनाओं को बताता है, जो कि ए बी सी डी ई, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम देखते हैं कौन से अटेनेबल हैं और कौन से अनअटेनेबल हैं, यानी कि कौन से हमारी अप्रोच के बीच में है जिनको कि हम अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और किन कॉम्बिनेशंस को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले ध्यान से सुनिए, डायग्राम आपके सामने है। जो भी कॉम्बिनेशंस हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो लाइन है उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर जो स्थित होंगे वो अटेनेबल है। या ये देखिए, ये जो सारा एरिया बन रहा है ओ ए डी, इसके विद इन भी जितने भी होंगे, जैसे ये ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ये सारे क्या हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। जबकि ये पी पॉइंट देखो बाहर चला गया, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर नहीं है, बाहर है। सिमिलरली ये क्यू पॉइंट, तो ये क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्यों? क्योंकि हम अब गिवन द रिसोर्सेज हम इन कॉम्बिनेशंस को प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमारी पहुंच से बाहर है। जबकि ए बी सी ई एफ, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमारी पहुंच के अंदर है। Then comes efficient and inefficient utilization of resources. अगर हम पॉइंट बी और सी देखिए, ये दोनों पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हैं, दैट मींस दीज आर एफिशिएंट। जबकि ए पॉइंट जो है देखिए, ये अंदर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये ग्राफ के अंदर है, दैट मींस यहाँ हमने अपने साधनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया। जबकि बी और सी कॉम्बिनेशन पे हमने पूर्ण रूप से अपने साधनों का इस्तेमाल किया है। तो बी और सी एफिशिएंट है और ए जो है हमारा इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम में ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होकर क्या बन गया, सी डी। अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता है तो हम कहेंगे कि देयर इज अ इम्प्रूवमेंट और देयर इज अ ग्रोथ। दिस ग्रोथ में बी ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे कारणों के कारण जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारी जो कोई ना कोई कमी है, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर को शिफ्ट होता है तो ग्रोथ है, और अगर नीचे को शिफ्ट होता है तो हम कहेंगे कि देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ। देन वी कम टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इनिशियली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है पी पी स्टार। तो अगर पी पी स्टार से ये हाइफन वाली लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये लाइन वाई एक्सिस को P2 पे टच कर रही है, इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ वीट। वीट की प्रोडक्शन में जो ओपी प्रोडक्शन हो रही थी अब कितनी हो रही है, OP2। सो देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली क्लॉथ के केस में देख सकते हैं, अगर पी पी स्टार पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अब क्या हो गया है, पी पी स्टार से P1 हो जाता है। तो यहाँ क्या है, दोनों में ही इंप्रूवमेंट हो रही है, क्लॉथ में भी हो रही है और वीट में भी। तो यहाँ हमने दो केस डिस्कस किए, अगर वीट के केस में हो रहा है और यहाँ दोनों के केस में अगर इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो दैट मीन्स कि हम अपने रिसोर्सेज का ज्यादा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अभी हमने जब पीछे शेड्यूल की बात की तो हमने देखा कि जब हम एक्स की मात्रा को अगर कम कर रहे हैं, यानी कि अगर हम एक्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हमें वाई की मात्रा को कम करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम एक रिसोर्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, एक वस्तु की प्रोडक्शन में ज्यादा रिसोर्स लगा रहे हैं, तो हमें उस रिसोर्स को दूसरी वस्तु की प्रोडक्शन में से कम करना पड़ेगा। तो एक की प्रोडक्शन दूसरे की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी टर्म्स में होगी, वाई की। वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी टर्म्स में होगी, गुड, एक्स की टर्म्स में होगी। अब इसको इस डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए इनिशियली हम हैं
जो वाई कमोडिटी है उसके यूनिट्स हैं ओ के, और जो एक्स कमोडिटी है मान लीजिए उसके हैं ओ एस। अब मान लीजिए हम एस जो एक्स कमोडिटी है उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने ओ एस से बढ़ाकर कर दी ओ टी। कितना अमाउंट बढ़ाया? एस टी अमाउंट एक्स का बढ़ा दिया। ये देखिए चेंज इन एक्स कितनी है? एस टी। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या फॉरगो करना पड़ा? के आर अमाउंट किसका फॉरगो करना पड़ा? वाई कमोडिटी का। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाई। तो marginal opportunity cost refers to the loss of output of good Y when some resources are withdrawn from the production of good Y to produce one more unit of good X. X की एक और अतिरिक्त मात्रा को प्रोड्यूस करने के लिए Y की कितनी मात्रा को फॉरगो करना पड़ता है? वो क्या है? दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो कैसे आती है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यही हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप भी कहलाती है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फिर हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अब कैसे सॉल्व करता है? कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ये कॉम्बिनेशंस हैं, अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में मशीन कैपिटल गुड है, वीट क्या है? कंज्यूमर गुड। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मशीन है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड है, यानी कि इसमें पूंजी का इस्तेमाल होता है इसको बनाने में, और वीट जो है वो हमारी कंज्यूमर गुड है। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, अगर हम मशीन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमें वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो लोगों के खान पान की वस्तुओं पर ध्यान देना चाहती है या वो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहती है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अगर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जैसे यहाँ ए से A1, A2, A3, A4 ये बढ़ रही है, तो वहां कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो S से S1, S2, S3 ये कम हो रही है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस हम कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी। देन कम्स हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मींस कि आपने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ हमारे पास लेबर बहुत मात्रा में होती है, तो मोस्टली हम लेबर मिक्स टेक्नोलॉजी का, हम न्यूट्रल, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों ही टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देन कम्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने समझ लिया। अब हमने ये देखना है कि इकोनॉमीज जो है वो काम कैसे करती हैं। सर्कुलर फ्लो क्या है? हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी है। तो कहाँ ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ आती है? विद इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसको समझने के लिए फिलहाल हम अपनी इकोनॉमी को दो ही भागों में बांट रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन हाउस। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं और हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें आप हम सभी रहते हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, कहाँ से इनकम जनरेशन होती है, कहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फ्लो होता है? प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी फैक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। लैंड, लेबर, तो कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स कहाँ गई? प्रोडक्शन सेक्टर में गई। हमने क्या दी? फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन सेक्टर में जब हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज, अपनी सेवाएं दी, जब हमने अपनी सेवाएं दी तो प्रोडक्शन सेक्टर ने हमें बदले में क्या की? फैक्टर पेमेंट्स।
और देन जब हमारे पास फैक्टर पेमेंट्स आ गई, वो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर की क्या बन गई, दैट इज आवर इनकम। और उस इनकम को फिर हमने कहां पे किया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की, प्रोडक्शन सेक्टर से खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज पे, और प्रोडक्शन सेक्टर ने हमें बदले में उन पैसों के, उन रुपयों के बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो रियल फ्लो है दैट डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब हम गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। उसमें फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो आदान प्रदान है दैट इज रियल फ्लो। अब मॉनेटरी फ्लो क्या है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को मनी की टर्म्स में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। जब हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की सर्विसेज दी तो प्रोडक्शन सेक्टर ने हमें फैक्टर पेमेंट्स दी, जो कि हमारी इनकम है। सो फैक्टर पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा मनी फ्लो है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर फ्लो। नाउ वी कम टू द different economies solve problem of resource allocations differently। अभी तक हमने जाना कि इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, चॉइस क्या है, स्केर्सिटी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, टूल कैसे हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो टूल असल में है क्या, वो कैसे काम करता है, देन वो कैसे हमारी समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व करता है। देन हमने देखा कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फ्लो कैसे है, रियल फ्लो को भी जाना, मॉनेटरी फ्लो को भी जाना। अब लास्ट में हम अपने लास्ट चरण में पहुंच चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स, यानी कि डिफरेंट इकोनॉमीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जैसे कि ये एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। दैट मीन्स कि जो साधन है हमारे देश में, उसका जो डिसीजन है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को सामने रख के सरकार के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो दैट मीन्स कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। नंबर वन, मार्केट इकोनॉमीज, जो कि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमीज हैं। देन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमीज, जो कि सोशलिस्ट पैटर्न पे बनी हुई इकोनॉमीज हैं, जिसमें कि सारा का सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एंड देन कम्स मिक्स्ड इकोनॉमीज, जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें कि रिसोर्स एलोकेशन करना है हमने, तो हमने अपनी इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो कैसे ये डिफरेंट जो मार्केट्स, जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमीज का स्ट्रक्चर है, वो कैसे हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन शॉर्ट नटशेल में आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडियन इकोनॉमी की जैसे हम बात करें तो सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को ध्यान में रख के ही सरकार नीति बनाती है। यानी कि हमारे देश में पूर्ण रूप से प्राइवेट जो सेक्टर है वो इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे हम फ्रीली नहीं ले सकते, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही कुछ सीमाएं हैं और आपस में इनका कंपटीशन भी है। तो गवर्नमेंट जो भी रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन लेती है इस चीज को ध्यान में लेकर लेती है। जबकि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं जहां पे कि सारा का सारा फुल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को डिसीजन मेकिंग में कोई भी उसका रोल नहीं होता। और जो मार्केट इकोनॉमीज है वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्रीली प्ले करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, कि जहां प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मार्केट इकोनॉमीज होती हैं वो प्रॉफिट जो अपॉर्चुनिस्ट होती हैं वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं, जहां आम पब्लिक है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो पूरी डिटेल में हम इन तीनों इकोनॉमीज में कैसे जो रिसोर्स एलोकेशन होता है और चॉइस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इन नटशेल डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने जाना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र की जो मूल परिभाषा है उसी से हमें पता चला कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन उन अनलिमिटेड असीमित जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। तो उन सीमित साधनों को कैसे इस्तेमाल में लेकर आए, इसीलिए हमारे सामने समस्या आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि स्केर्स है रिसोर्सेज और उनके डिफरेंट यूजेस भी हैं। तो हमें उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टूल को जाना कि कैसे ये टूल हमें हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जाना हमने क्या होती है। देन वी कम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, की कैसे इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे होती हैं, उसमें मॉनेटरी फ्लो क्या है और रियल फ्लो क्या है। एंड देन एट लास्ट हमने जाना कि हर जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उन सबको डिसीजन अपनी इकोनॉमी के सेटअप के अकॉर्डिंगली ही लेना पड़ता है। तो उसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो थैंक यू।